हेलो एवरीवन, फाइनली सीए फाइनल की एग्जाम्स हुई स्टार्ट और आज हमारा जुलाई 2021 का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर कंडक्ट हुआ और फोड़ दिया। जानते हैं किसने किसको? स्टूडेंट्स ने फोड़ा दोस्तों आज पेपर को। पेपर अपने आप में सिंपल क्लासिफाई किया जाएगा, हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स को या कुछ स्टूडेंट्स को ये लेंदी लगा। मेरी कुछ लोगों से जो बात हुई, इस कारण से पहले पेपर में नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट प्रॉपर जजमेंट नहीं लेता है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने मार्क्स के हिसाब से या ओवरऑल पेपर की लेंथ के हिसाब से कितना समय देना चाहिए, एंड में हो सकता है ये प्रॉब्लम आए कि आप पेपर के कुछ पोर्शन को ना अटेम्प्ट कर पाए। दिस पेपर एग्जैक्टली हैड दैट इश्यू विद इट। अदरवाइज स्टडी मटेरियल से प्राइमरली क्वेश्चंस पूछे गए, मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस थे मोस्ट ऑफ देम। पेपर का पैटर्न बहुत प्रिडिक्टेबल जैसा हर बार होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड 16 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन, बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक 5 मार्क का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज इसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन टोटल 19 मार्क्स के क्वेश्चन। बाकी जो मोस्टली आस्क्ड स्टैंडर्ड्स आपके होते हैं 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स 12 मार्क का क्वेश्चन, लीजेस के रेंट कंसेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट का वीडियो जो हमने कुछ दिनों पहले शेयर किया था विद रिवीजन ऑफ अमेंडमेंट्स, उससे रिलेटेड एक 4 मार्क का क्वेश्चन। कुछ प्रिडिक्टेबल रिपीटेटिव नेचर पे इंस्टीट्यूट जिन पे सवाल पूछता है, स्टैंडर्ड्स लाइक पीपी, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। इंडेस 20 का एक फर्स्ट टाइम अडॉप्शन से कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन, तो वंस वी गॉट एक्चुअली फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का कई समय बाद एक सवाल आया, एंड प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। तो ऐसा पूरा पेपर अगर हम देखें तो टाइम का ख्याल या एक्सेप्ट द टाइम फैक्टर, द पेपर वाज प्रीटी सिंपल। लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर। यू हैव द एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट द शीट इज ऑल अबाउट। कई बार ये पेपर का एनालिसिस शेयर करने के लिए मुझे बहुत सारी बद दुआएं मिलती हैं, जिसका कारण उसके बावजूद भी मैं एनालिसिस क्यों शेयर करता हूं वो भी सेम डे पे। उसके 2 रीजन है। पहला, ये एनालिसिस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पेपर दे के आते हैं और उसके बाद कंफ्यूज्ड होते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मैंने देखा है जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करके जाता है, पेपर दे के आने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है और उसका थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हिल जाता है तो उसे लगता है पेपर मैंने क्या कर दिया। फिर जब वो ये एनालिसिस सुनता है तो उसको रादर ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। दिस इज primarily the feedback which I have got from the masses. There could be some exceptions which might curse me for giving this analysis. Number 2, all students of November 21 or later attempt should definitely watch this and just get an idea in terms of where the institute is heading toward, what is the kind of pattern which the institute is running through. ये आपको एक फीलर देगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, ये एड करेगा और यही एक कारण है बीइंग अ फैकल्टी ऑन द वेरी सेम डे आई सॉल्व द पेपर। लाइव सेशन रखते हैं हम कई बार। दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग लाइव जस्ट टू काइंड ऑफ सेव योर टाइम इन टर्म्स ऑफ थोड़ा, क्योंकि चैट में मेरा भी दिल बहल जाता है, बहल नहीं जाता है, आप लोगों से बात करते हुए रुक नहीं पाते हैं, तो इसलिए लाइव चैट की जगह इनफैक्ट व्हाट वी आर डन इज आई हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन एंड आई एम जस्ट काइंड ऑफ अपलोडिंग इट विद यू। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है। चेन होल्डिंग कंसोलिडेशन का मैं क्वेश्चन के बारे में हमेशा, ये चैप्टर के बारे में हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई अलग एडजस्टमेंट हो, जैसे चेन होल्डिंग, एक से ज्यादा सब्सिडरी, तो खुश हो जाना, क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में वही मेन एडजस्टमेंट होगा, दूसरे कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे। इसमें भी यही हुआ। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ चेन होल्डिंग का ही एडजस्टमेंट है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। और चेन होल्डिंग में इसमें सब्सिडरी में अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने, यानी ए ने बी में इन्वेस्टमेंट किया बिगिनिंग ऑफ द ईयर और बी ने सी में इन्वेस्टमेंट किया मिड ऑफ द ईयर, तो कंट्रोल ए का बी में शुरू में आ गया और बी का सी में मिड ऑफ द ईयर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान सिर्फ रखना ये पड़ेगा कि जो रिजर्व्स आपको दिए गए हैं वो दिए गए बिगिनिंग ऑफ द ईयर के, तो जो आपकी सब्सिडरी है और ये सब सब्सिडरी है, चेन सब्सिडरी है, इसके तो रिजर्व्स आप एज इट इज पिक कर लेंगे। ये कौन सी डेट के रिजर्व्स है? आपके प्री एक्विजिशन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट के काम हो जाएंगे। इसके रिजर्व्स आप डायरेक्टली पिक नहीं करोगे। ये रिजर्व 1 अप्रैल के है, एक्विजिशन 30 सितंबर को हुआ है, तो आपको 520 और 580, 150 और 310, इससे ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एनएक्स के प्रॉफिट सीजनल नहीं है, यानी अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर है, तो इसके बेसिस पे आप 30 सितंबर का रिजर्व का बैलेंस निकाल लें, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकाल लें, उसके बेसिस पे आपका कैलकुलेशन हो जाए। ब्रह्मास्त्र में हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें चेन होल्डिंग अगर अलग अलग डेट्स पर होती है तो उसे कैसे डील किया जाता है, और इस केस में बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि ए ने बी में इन्वेस्टमेंट शुरू में किया और बी ने सी में इन्वेस्टमेंट मिड ऑफ द ईयर किया।
तो ए बी के साथ कंसोलिडेशन शुरू में कर लेगा और इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हुए ए सी के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, जिसके लिए डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी 30th सितंबर, और उसके बाद के प्रॉफिट्स पोस्ट एक्विजिशन मान के हमारा जो उसमें इफेक्टिव स्टेक है उससे हम उसको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में स्टेक दिया हुआ है 85% ए का बी में और बी का सी में 60%। ए बी सी मैंने सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ डिस्कशन लिया। एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर करनी है। क्वेश्चन में कहा गया है आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च की ग्रुप कंपनीज की बनानी है, ऐसा नहीं लिखा है, इस पर शेड्यूल 3 बनानी है, यानी आपको बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं देना। किसी ने बहुत अच्छे से फॉर्मेट बना के नोट्स वोट्स का सुपर प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी हो तो हो सकता है वो स्टूडेंट ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दिया हो जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। आज मैंने टेलीग्राम पर भी एक चार्ट शेयर करी थी सुबह बेस्ट ऑफ लक की आपको विशेष देने के साथ साथ, वेर आई रिक्वेस्टेड स्टूडेंट कि कृपा करके आप ध्यान रखें कि पहला पेपर है, पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा घड़ी पर समय रखना और एक्सेसिव प्रेजेंटेशन के चक्कर में आप ज्यादा समय मत गवा देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है जिसमें करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन है। एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कल वीडियो शेयर किया था, उसमें ये सेम क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड है। इसके 4 एस्पेक्ट है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए ही मुझे 4 मार्क दे देना चाहिए इंस्टीट्यूट को, इतना बड़ा क्वेश्चन है सिर्फ 4 मार्क के लिए, और चीजें भी इन्होंने कितनी पूछी है, पूरी 4। अब आप बताइए इस पूरे क्वेश्चन में आपसे अल्टीमेटली पूछा गया है कि इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस में आपको रेलेवेंट इंडेस के बेसिस पे अपना ओपिनियन देना है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है और अलग अलग केसेस में करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत हुई है। मुद्दे की बात यहाँ पे क्या निकल के आएगी, पहले केस में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 14 मंथ्स में, 70% डिपॉजिट इमीडिएटली रिफंड होगा, 30% 14+3 में रिफंड होगा। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसमें 100% डिपॉजिट विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रिफंड हो रहा है, यहाँ पे एक पार्ट कर दिया उन्होंने। तो जो विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल रिफंड होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल लग जाएगा और ये करंट हो जाएगा। पर जो 30% है वो बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल है, बियॉन्ड 12 मंथ से, चारों में से करंट एसेट की किसी कंडीशन में नहीं आएगा, इसके लिए इसे नॉन करंट एसेट क्लासिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंपनी हैड सम ट्रेड रिसीवेबल्स जो ड्यू हैं आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल है आपकी 14 मंथ्स की, उसके बाद ड्यू है, पर हमें एक्सपेक्टेड है कि हम उसको 14 मंथ से पहले ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि करंट एसेट्स में कंडीशन होती है, और ये मैंने वीडियो में भी स्पेसिफाई किया था, करंट एसेट में वी सी एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। करंट लायबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो ऑपरेटिंग साइकिल में एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन सेटलमेंट में वी से वेदर इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स और नॉट। ये करंट एसेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि हमें एक्सपेक्टेड है कि 14 महीने से पहले ही हम इसको 14 मंथ से पहले ही इसको रिकवर कर लेंगे, तो आप इसे करंट क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया है, यानी ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। ये जो मैंने रिसीव किया है 3 और 1 करोड़ 31 मार्च पे, ये कॉन्ट्रैक्ट 18 महीने की टर्म का है, लेकिन अगर ये कैंसिल हो गया तो मुझे इसे रिफंड करना पड़ेगा। लाइबिलिटी में कंडीशन होती है, इफ यू डू नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, देन इट हैज टू बी क्लासिफाइड एज करंट। अगर ये कैंसिल हो गया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो पूरा डिपॉजिट जो आपको मिला इररिस्पेक्टिव ऑफ ये रिफंडेबल सिर्फ तब है जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, आपको इसे करंट क्लासिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद मैं एक मशीन रिप्लेस करने के लिए सोच रहा हूं, उसके लिए मैंने 1 करोड़ का एडवांस दिया है जो 6 महीने में मशीन डिलीवर हो जाएगी, पर ये कैपिटल एडवांस है, इस पे ऑपरेटिंग साइकिल काम नहीं करता है और कैपिटल एडवांस हमेशा नॉन करंट क्लासिफाई होता है, तो ये नॉन करंट एसेट होगा। आगे कहा है कि एक ओल्ड मशीन मैंने बेच दी 0.5 करोड़ में, तो ये मेरे लिए एक रिसीवेबल है, फाइनेंशियल एसेट है, जो मुझे 10 महीने फ्रॉम द बैलेंस शीट में रिकवर होगा। इसमें भी ऑपरेटिंग साइकिल नहीं, बट विद इन 12 मंथ्स रिकवर हो रहा है, तो ये एसेट है अपने आप में करंट नेचर का, तो इसके लिए आप इसे करंट क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल एडवांस को नॉन करंट। 4 मार्क का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से 2-2 3-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन। सबसे ऊपर इंडेस 1 का रेफरेंस दे दीजिए, इंडेस 1 का करंट नॉन करंट एसेट की क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दे दीजिए और चारों के आंसर खटाखट दे के आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला देखते हैं। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये पुरानी आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल सब जगह देखने को मिलेगा, पता नहीं क्या पसंद है इंस्टीट्यूट को इस क्वेश्चन में, बड़ा ही आसान। परचेज प्राइस, एस्टिमेटेड लाइफ, फेयर वैल्यू, 3 प्रॉपर्टी दी गई है। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं मैं, आपको फटाफट बता देता हूं हुआ क्या। क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉपर्टी 1 और 2 बिजनेस में यूज होगी, 3 का पता नहीं है तो भी रेंटल दे रखा है। 3 को डाल दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 1 2 को डाल दो आप किसमें, पीपी में। आगे इन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी 1 और 3 जो है, ये दोनों प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू बढ़ी है तो डिप्रिसिएशन नहीं लगा है। ये नहीं चलेगा क्योंकि डिप्रिसिएशन इज नॉट कनेक्टेड विद फेयर वैल्यू, इट इज बेसिकली कनेक्टेड विद लिमिटेड यूजफुल लाइफ। इफ यू हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू depreciate the asset।
तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि लाइफ लिमिटेड दी हुई है, इसके लिए आपको हर एसेट को डेप्रिशिएट करना है। अगर फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो आप रिवैल्यूएशन अप्रोच फॉलो कर सकते हो, तो वो भी करिए इन्होंने, तो रिवैल्यूएशन अप्रोच फॉलो करिए। तो पीपी के लिए अलाउड है लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हमारा इंड एस 40 पीपी सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिवैल्यू नहीं करने देता है। किसको रिवैल्यू करने देता है? पीपी को। तो आप पीपी को रिवैल्यू कर सकते थे। इन्होंने कहीं फेयर वैल्यू की कोई फिगर्स नहीं दिए हैं, तो कितने पे फेयर वैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन का गेन कितना आएगा, वो अमाउंट्स नहीं लिखना है। एक चीज और लिखी है इन्होंने कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पीओरएल में डाल दिया, वो भी गलत है। प्रॉफिट अगर हुआ है तो ओसीआईएनआर में जाएगा, फर्स्ट टाइम लॉस है तो पीओरएल में जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इज सुपर क्विक बेसिस पे क्वेश्चन में क्या क्रक्स था, उसमें क्या चीजें ध्यान रखने की थी, ये क्विक डिस्कशन है अपना, इसलिए आई एम नॉट रीडिंग थ्रू द क्वेश्चन। चलिए, जीटीएम लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। इंड एस 115 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि भैया जीटीएम 3 प्रोडक्ट बेच रहा है, जीटी और एम। टोटल उसने 1,90,000 चार्ज किया। तीनों प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन प्राइस दी है और कहा है इसकी तो एकदम क्लियरली एविडेंट है, पर इन दोनों की क्लियरली एविडेंट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है? 2 लाख का टोटल वैल्यू होता है, आपने 190 दिया, तो 10,000 के डिस्काउंट को आप इन तीनों के प्रपोर्शन में राइट ऑफ कर दीजिए, खत्म। सिनेरियो 2 में इन्होंने कहा है कि नॉर्मली कंपनी ये दोनों प्रोडक्ट 1 लाख में कॉम्बो ऑफर में बेचती है, तो भैया ऑडिट एफआर का बैच का कॉम्बो ले लो, 10,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन साथ में जीएफआरएस भी लोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस केस में ये हो गया कि कॉम्बो डिस्काउंट अगर कंपनी दे रही है 2 प्रोडक्ट पे, तो क्लियर हो गया कि ये डिस्काउंट इन दोनों से ही रिलेटेड है। तो आप 2:3 के रेशियो में, जो रेशियो दिख रहा है मुझे, 10,000 के डिस्काउंट को अलोकेट कर दो, या फिर 44 और 66 को आप 1 लाख के प्रपोर्शन में अलोकेट करके आप उसकी प्राइस निकाल लीजिए। सिनेरियो 3 में इन्होंने कहा है कि जीटीएम के साथ में हम एक होप नाम का प्रोडक्ट और बेच रहे हैं, टोटल 2,40,000 ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि इसकी जो प्राइस है बड़ी वेरिएबल है, ऐसी फिक्स नहीं है, और ये कहता है कि सिनेरियो 2 के रेफरेंस में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2,40,000 में सिनेरियो 2 अगर मैं देखता हूं, तो सिनेरियो 2 में मैंने टोटल प्रोडक्ट 190 में बेचे थे, तो 190 मेरे किसकी प्राइस हो गई? जी, टी और एम की, जिसमें जी की मैं फिक्स कर देता हूं 90 और टी और एम की मिला के कर देते हैं 100,000। बचा कितना? 50,000। ये किसकी कर दो? होप की, क्योंकि होप की नॉर्मल जो रेंज है वो 40 to 65 के बीच में है, तो इसके लिए ये इसके बीच फिट हो रहा है, तो इसे रेसिडियल वैल्यू अप्रोच कहते हैं, ये लिखा हुआ भी है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन। लास्ट केस में बोल रहे हैं कि सारा कुछ सिनेरियो 3 जैसा एक्सेप्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस 225 है। अब अगर ट्रांजैक्शन प्राइस 225 के हो गई और आपने 190 के अलोकेट कर दिया जी, टी और एम को, तो बचेगा सिर्फ 35 के होप के लिए, विच इज लेस देन द रेंज विच इज गिवन। तो मिनिमम 40 है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ऐसे में आपको थ्योरेटिकल आंसर लिखना पड़ेगा कि वील नीड मोर ऑब्जर्वेबल डेटा टू अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन प्राइस के एलोकेशन का आपको इंड एस 115 का पहले प्रोविजन लिखना है और उसके बेसिस पे 4 सिनेरियो की कैलकुलेशन लिखना है। इसके लिए आपको मिलेंगे दोस्तों कितने? पूरे के पूरे 12 मार्क। जानदार। चलिए, सेवा डेयरी लिमिटेड गौ माता का सवाल पूछा गया, जिसके अंतर्गत अगेन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर असेट्स, एग्रीकल्चर इंड एस 41 से रिलेटेड है। सबसे पहले लैंड खरीदा आपने 60 लाख का, ये पीपी में जाएगा। 200 डेयरी का वो आपने खरीदी है, एवरेज एज दी हुई है, और उसके बाद इनमें मूवमेंट दिया हुआ है। मूवमेंट के अंतर्गत दिया गया है कि भैया कुछ नहीं कहा बॉर्न हुई है, कुछ की ऑब्वियस सी बात है लाइफ बढ़ गई है। इन सभी सिनेरियो में करना क्या होता है आपको, ईयर एंड पे देखो, सबसे पहले अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास गाय 2 साल की उम्र की थी, तो साल भर बाद वो 3 साल की हो जाएगी, तो 2 साल से 3 साल की होने पे उसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, तो उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज का गेन, वो अलग दिखाना। प्लस हो सकता है कि 2 साल की गाय की मार्केट वैल्यू भी थोड़ी बढ़ गई है, तो इसे बोलते हैं रेट चेंज का गेन, वो अलग दिखाना, इससे टोटल गेन आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू प्रेजेंटेशन। फिजिकल गेन में यहाँ पे कुछ काव्स बॉर्न हुए हैं 1 अक्टूबर को, तो इससे जो आपको एडिशनल वैल्यू आएगी, ये भी पूरा गेन आपको बुक करना पड़ेगा। ये बताने से पहले आपको मैं एक चीज तो बता ही देता हूँ कि इंड एस 41 में क्या कहा जाता है, जितने भी बायोलॉजिकल एसेट है अदर देन बैरल प्लांट जो इंड एस 16 में कवर होते हैं, ये सब नेट फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन पे भी और रिपोर्टिंग डेट पे भी। जो गेन लॉस रिपोर्टिंग डेट पे आता है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, फिजिकल चेंजेस के कारण और रेट चेंजेस के कारण। क्वेश्चन में लैंड रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पीपी की है, वो 16 के अनुसार कर दीजिएगा। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसके बेसिस पे आप फिजिकल चेंज और रेट चेंज का गेन लॉस निकाल के शो कर दीजिएगा।
आखिरी में एक मिल्क का आपको डिस्कशन दिया गया है कि इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री के केस में लॉजिक ये होता है कि जिस दिन बायोलॉजिकल एसेट से इन्वेंट्री एक्सट्रैक्ट होती है, हार्वेस्ट बोलते हैं, उस दिन उसे हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर लेते हैं, नेट फेयर वैल्यू पे, और वो उसका अज्यूम कैरिंग अमाउंट होता है अंडर इंड AS 2। फिर उसके बाद हम उसे उस कॉस्ट या फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर मेजर करते जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल डेट पर जब आप उसे नेट फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे तो उससे जो भी गेन आएगा, ये सारा गेन लॉस इंड AS 41 के अंतर्गत PRL में जाता है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट बनाना है, अज्यूम करना लैंड कॉस्ट मेथड से, तो रिवैल्यू मत कर देना उसको। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, टू बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवा डेयरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड रेलेवेंट इंड AS इन सपोर्ट ऑफ योर वर्किंग। तो दोस्तों ये कारण है जिस कारण से पेपर लेंदी हो गया। समझ में आया? हर जगह इन्होंने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट बता दो, एंट्रीज बता दो, प्रेजेंटेशन बता दो। अब ये सब करने के मार्क्स तो हैं, तो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, ये लिखने में टाइम लगेगा। इस कारण से पेपर कुछ स्टूडेंट्स के लिए लेंदी हो गया। जिन लोगों ने थोड़ा सा लिमिटेड फॉर्म का असेसमेंट लिया कि यार लेंदी हो रहा है, तो चलो अपन थोड़ा सा मार्क एफिशिएंट टाइम से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। मे बी आफ्टर 1.5 hours ऑफ द पेपर आई थिंक दे वुड हैव बीन एबल टू कवर अ लार्जर पोर्शन ऑफ द पेपर। A Limited purchased an asset of 200 lakh for 1st April 2017। कूल। और इसमें 4 साल की इसकी लाइफ है, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट आपका दिया हुआ है, और बोला है कि भैया इंपेयरमेंट लॉस या रिवर्सल हर साल का निकाल लो। SLM बेसिस है, तो आप देखो वो 200 लाख है, 4 साल है, तो इस पर डेप्री कितना लगेगा, 50। तो कैरिंग अमाउंट इसका इग्नोरिंग इंपेयरमेंट लॉस अगर मैं निकालूँ तो 17 से 18 में ये हो जाएगा 150, 100 और 50 विदाउट इग्नोरिंग इन इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, पर ऑब्वियसली बात है इंपेयरमेंट लॉस पहले साल में मुझे दिख रहा है 30 का, तो मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 120। अब अगर रिवाइज कैरिंग अमाउंट 120 होगा तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन में कितना लगाऊंगा, तो अब इसकी लाइफ 3 साल बची है, तो 40 का डेप्री लगेगा, तो अगले साल इसका वैल्यू आ जाएगा 80। तो इंपेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए। एक्चुअल में ये कैरिंग अमाउंट है, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में वापस से 40 का डेप्री लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। ये 56 है, मैं बोलूंगा यस इंपेयरमेंट लॉस की रिकवरी हो गई। 16 रिकवर करने जाऊंगा पर मैं बोलूंगा 50 से ज्यादा नहीं ला सकता, तो इंपेयरमेंट लॉस और उसका रिवर्सल अगर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो इतना रिवर्सल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, SB Limited is engaged in business of providing extract from natural plants for pharmaceutical and Ayurvedic companies। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दिस पर्टिकुलर केस बेसिकली क्वेश्चन ये है कि SB लिमिटेड आपका पेरेंट है और इसने UB लिमिटेड सब्सिडरी को 10 यूरो में, शायद फॉरेन सब्सिडरी होगी या उसकी फंक्शनल करेंसी ये होगी, जिस दिन उसका स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस्ट दी हुई है आपकी 770। ये भी डिस्कशन हमने जो कल के क्वेश्चंस किए थे उसमें किया था। 10 यूरो के प्रोडक्ट 1 फरवरी के पावन महीने में बेच दिए। उस दिन 85 रेट था, तो सीधी सी बात है ये सेल कितने से बुक कर देगा, 850। कॉस्ट इसकी कितनी है, 770। इसकी बुक्स में प्रॉफिट कितना आ गया, 80। कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक हो जाएगा। अब बोलते हैं ईयर एंड पे 88 रेट है, तो अज्यूमिंग की पेमेंट बाकी है, तो डेटर क्रेडिटर दोनों अपनी बुक्स में क्लोजिंग रेट पे 88 पे ले आएंगे। डेटर जिसके लिए सब पेरेंट के लिए 3 रुपए से गेन बुक हो जाएगा, और क्रेडिटर जिसके लिए उसके लिए 3 रुपए से। तो एज सच उसको तो यूरो में कन्वर्ट करके यूरो में ही रखना है, तो उसको SFS नहीं बनाना है, बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मैं उसको कन्वर्ट करूंगा तो उसकी बुक्स में 3 रुपए से लॉस आ जाएगा। रही बात इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री का क्या करेंगे, तो इन्वेंट्री को ग्रुप की कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा, यानी 770 लाख पे। किसमें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अज्यूमिंग कि उसकी NRV इससे कम नहीं है। तो उससे रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। सॉफ्टेक की सब्सिडाइज लोन एम्प्लॉय को देने की रेसिडेंशियल हाउसेस पर एक प्रथा है। अगेन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का आपका बढ़िया क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्विकली बता दूं आपको क्या किया है। तो आपने लोन दिया है और उसमें बोला है कि शुरू के 10 लाख पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और बाद के 15 लाख पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। यहाँ पे आपको बोला है कि 5 साल में आप पे करोगे, इक्वली आप पे करते जाओगे, पर आपके पास प्रीपेमेंट का ऑप्शन है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और पहले 7% वाला लोन रीपे ऐसा मानेंगे। अब यहाँ पे करते क्या है, जब भी सब्सिडाइज रेट पे लोन दिया जाता है तो अपन मार्केट रेट दिया जाता है क्वेश्चन में, तो वो दिया हुआ है 12%। तो अपन देखेंगे फ्यूचर मेरे कैश इनफ्लोज कितने आने वाले हैं एम्प्लॉई से, तो वो होंगे प्रिंसिपल के 5 पर एनम प्लस इंटरेस्ट का कितना होएगा, तो पहले साल में आपको 25 लाख के ऊपर मिलेगा 4%, दूसरे साल में 25 लाख का स्प्लिट होएगा, इसमें 15 लाख के ऊपर मिलेगा 7% और 10 लाख पे मिलेगा 4%।
नेक्स्ट ईयर ये 10 लाख पे 7% होगा, क्योंकि जो पे किया गया है वो माना जाएगा इससे पे हुआ है, और ये पूरा का पूरा 10 लाख पे 4%। ऐसे आप पहले कैश फ्लो प्रिडिक्ट कर लो, ये प्रिडिक्ट करके फ्यूचर कैश फ्लो निकालो, उसको डिस्काउंट करो 12% से, इससे आएगी प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख से कम आएगी, जो डिफरेंस होगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट। इस क्वेश्चन में थैंकफुली नवंबर 20 में जो इंस्टीट्यूट ने एक कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दिया था जिसका हमने डिस्कशन किया था, वो नहीं है वो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा हुआ इस पेपर में कोई ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन नहीं पूछे। जैसे हेज अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन एमटीपी में जो पूछा है इंस्टीट्यूट के, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही गलतियां हैं, बट नेवरदलेस थैंकफुली वो आया ही नहीं। तो ये पर्टिकुलर केस में यहाँ पे साफ साफ बोला है कि एम्प्लॉय को रुकना पड़ेगा। तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट को आप क्या करोगे? डेफर करोगे और खर्चा बुक करोगे। कितने सालों में? यू विल डेफर इट एंड बुक खर्चा इन द पीरियड टू विच ही हैज टू स्टे। तो 5 साल उसको रुकना पड़ेगा। यहाँ तक क्वेश्चन बनता, समझ में आता। आगे इन्होंने बोल दिया कि एक प्रीपेमेंट है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी यही क्वेश्चन है। अब प्रीपेमेंट हो जाने से क्या हुआ? एक पेमेंट आपका जल्दी आ गया, आपके पूरे कैश फ्लोस चेंज हो गए। तो ये फिर एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट है और ये मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि अब आपका प्रीपेमेंट आ जाने से फ्यूचर स्ट्रीम आपकी चेंज हो गई है। तो वो मॉडिफिकेशन के कारण अब आपको फ्यूचर स्ट्रीम को वापस से क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे फिर जो आपकी वैल्यू आएगी उसमें कोई गेन लॉस क्रिएट होगा। वो गेन लॉस आप पीआरएल में मत डालना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एडजस्ट करना, बचा हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फिर रिमेनिंग पीरियड में डिफर करना। ये कारण है दोस्तों जिससे पेपर लेंदी हुआ है। ये दिखने में क्वेश्चन मॉड्यूल का है, बट ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। दिस कैन इजीली टेक 30 odd minutes टू सॉल्व कंप्लीटली। चलिए, इसके अलावा ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई। इनफैक्ट एक एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। उन्होंने बोला है कि एमएसएमई को सरकार क्या करती है? मार्केट रेट से कम रेट से कम ब्याज पे इनफैक्ट लोन देती है सपोर्ट करने के लिए। 14-15 में उसको कोई लोन मिला था 2 करोड़ का। पहले उसके ऊपर एएस लगते थे, 2020 से इंडेस लगे। एएस में उसने इसको इक्विटी मान लिया, जबकि ये लायबिलिटी है, क्योंकि आगे जाके 2.5 करोड़ पे करना। अभी अमाउंट रीपेबल है मार्च 2014 में 2.5 करोड़। कंपनी को किसी ने एडवाइस दी है कि जो 0.5 करोड़ का डिफरेंस है उसे इक्विटी में रिकॉग्नाइज कर लो और पीपीई की वैल्यू एडजस्ट कर देना जब 2.5 करोड़ पे करो। मैं आपको सिंपल बता देता हूं इसमें करना क्या है। नंबर 1, इंडेस 101 लगेगा। नंबर 2, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का लोन है। नंबर 3, ऐसे लोन को आपने एएस के ज़माने में इररिस्पेक्टिव ऑफ जैसे अकाउंट फॉर किया होगा। तो कैसे अकाउंट फॉर किया होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि एएस के ज़माने में आपने वहाँ पे कोई ऐसे हम अपॉर्चुनिटी गेन से किसी प्रकार की कैलकुलेशन गवर्नमेंट ग्रांट की नहीं करते थे। तो ये बुक्स में 2 करोड़ पे आ रहा होगा। हालांकि आई इक्विटी में रहा है, पर है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि पे ऑफ करना है। तो यहाँ पे आप इंडेस 101 का एग्जाम्पशन लेते हुए डेट ऑफ ट्रांजिशन पर इस लोन को जो कैरिंग अमाउंट है उस कैरिंग अमाउंट पे लेके आएंगे। आप इस पे डिबेट कर सकते हो कि भाई कैरिंग अमाउंट तो लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी है, तो कैसे यूज कर सकते हैं, बट नेवरदलेस तो 2 करोड़ पे आप इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक करोगे। कोई गवर्नमेंट ग्रांट बुक नहीं होगी, और अब इसकी अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव होगी, यानी कि अब आपके ऊपर आज इंडेस लग रहा है, डेट ऑफ ट्रांजिशन 1 अप्रैल 2020 है, और ये रीपेमेंट होना है 2024 में, यानी कि 2021, 2, 3, 4 4 साल बाद। तो आपको एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी पड़ेगी। कितनी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? जिससे कि ये 2 करोड़ 4 साल बाद 2.5 करोड़ हो जाए, और वो रेट से अब आगे जाके आप क्या करिए? खर्चा बुक करेंगे ब्याज का। आई एम श्योर कईयों ने ये वाला क्वेश्चन शायद स्किप करके ऑल्टरनेट क्वेश्चन लिया होगा, जो अपने आप में कहता है कि नाइस लिमिटेड एक कंपनी है, 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई है, नेटवर्थ उसकी 350 करोड़ है, प्रोडक्ट की डिमांड कम है, उसके नेट प्रॉफिट और टर्नओवर आपको दिए गए। आपको कहा गया नेट प्रॉफिट पिछले साल और इस साल इतना था। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी करंट ईयर का ये प्रोविजनल वैल्यू है। कंपनी ने 55,000 खर्च किया है लोकल यूथ पे। उसने प्रोडक्ट को कंसिडरेबल डिस्काउंट पे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को बेचा है, किसकी कॉस्ट 3.5 लाख रुपए। कंपनी वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड एंटायर एक्सपेंडिचर टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसको लगता है सीएसआर की एक्टिविटी उसके ऊपर लागू नहीं होगी। आपको 2020-21 के लिए जवाब देना है। अब सीएसआर में जो अमेंडमेंट जनवरी 2021 में आया वो एप्लीकेबल नहीं करेंगे अगर अपन, क्योंकि वो हमारे कोर्स में था नहीं। तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या कहना है? तो सबसे पहली बात, अगर 2020 में आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है तो आपके ऊपर सीएसआर 1920 में लग गया, और एक बार लग गया तो फिर 3 साल तक लगेगा। तो ये कहना कंपनी का कि सीएसआर नहीं लग रहा है ये गलत है, सीएसआर तो लगेगा। कितने साल तक? 3 साल तक। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड करने का कोई लॉजिक नहीं है, यानी आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया, आप बोल रहे हो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर दूं। हमारे अभी जो सिलेबस में प्रोविजन है उसके अनुसार कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। तीसरा, आपने ये जो खर्चे किए हैं ये खर्चे अपने आप में सीएसआर क्लासिफाई होंगे, पर कंसेशनल रेट पे अगर आपने
गुड्स दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं, तो उसमें सिर्फ जो आपकी कॉस्ट है उसको CSR काउंट किया जाएगा। तो इन एस्पेक्ट्स को पॉसिबली आपको क्वेश्चन में कवर करना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईपीएस से रिलेटेड है, इंड AS 33, जिसमें 31 मार्च 2019 इशूड शेयर कैपिटल एसबी लिमिटेड 20 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच है। 1 जुलाई 2019 को, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, देयर विल बी अ वेटेड एवरेज इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व। 25 लाख रुपए के 100 रुपए का यानी 25,000 कन्वर्टेबल लोन स्टॉक कैश में इशू किया। ये कन्वर्टेबल लोन स्टॉक है यानी कि ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है। ये कभी भी 2024 से 27 में कन्वर्ट हो सकता है ऑर्डिनरी शेयर में, और ये इसका रेट है। क्या ये इसे इक्विटी क्लासिफाई करूं मैं, या मैं इसे लाइबिलिटी क्लासिफाई करूं? क्योंकि टाइम के साथ अगर नंबर ऑफ शेयर चेंज होते हैं तो मानते हैं फिक्स्ड है, तो वो एस्पेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आगे कहा है कि 27 में अगर ये कन्वर्ट नहीं किए गए तो ये रिडीम हो जाएंगे। तो ये कंटिंजेंटली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, और वो तभी लाइबिलिटी नहीं माने जाते, इक्विटी माने जाते हैं, जब सारी पॉसिबिलिटीज अल्टीमेटली उससे फिक्स नंबर ऑफ शेयर ही क्रिएट करेगी। तो वैसा नहीं है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि इसको लाइबिलिटी ही बुक किया। ये लाइबिलिटी को ये FVTPL मेथड से किसी कारण से मेजर करें, दैट्स ओके। और इनकी फेयर वैल्यू में इतने इतने लॉसेस हैं। आपको क्वेश्चन में कह दिया गया है कि कोई इसका टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है, फेयर वैल्यू और टैक्स। 2 साल का आपको प्रॉफिट दिया है 20 और 21 का, टैक्स रेट दिया हुआ है, बेसिक और डाइल्यूटेड निकालना। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट में क्या करिएगा, 16,50,000 1790 में आप खर्चा माइनस करना ब्याज का। ध्यान रखना जुलाई में इशू हुआ है 19 में, तो 19-20 में 9 मंथ्स का, 20-21 में फुल ईयर का ब्याज। उसके बाद 33% आप टैक्स माइनस कर देना, उसके बाद आप फेयर वैल्यू लॉस माइनस कर देना, या पहले फेयर वैल्यू लॉस माइनस करना पर टैक्स का इफेक्ट मत देना, वो आपकी इच्छा कैसे प्रेजेंट करते हैं। इससे क्या निकल के आ जाएगा, आपका अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, उसे डिवाइड कर दीजिएगा आप कंपनी में जितने नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 20 लाख के, इससे बेसिक EPS आ जाएगा। फिर डाइल्यूटेड EPS निकालने के लिए आप ये सोचना कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होते तो ये लॉस नहीं होता, ब्याज नहीं लगता, तो आप सबसे पहले उसे रिवर्स कर दोगे, यानी कि जो प्रॉफिट दिए हैं वो बेस बन जाएंगे आफ्टर टैक्स लेके। और डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, तो अगर मल्टीपल कन्वर्जन रेशियो होते हैं तो जिससे सबसे ज्यादा डाइल्यूशन होगा वो लिया जाएगा। क्वेश्चन में सारे प्रॉफिट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के, तो डिसकंटिन्यूड वाला कोई EPS नहीं है, तो सबसे ज्यादा आपका कन्वर्जन रेशियो यहां पर आ रहा है, तो आपको 135 इंटू 25,000 इतने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर से डाइल्यूटेड EPS दोनों साल के निकालना है। याद रखना है इस केस में 19-20 में आपको 9/12 का वेटेड एवरेज देना पड़ेगा। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ, CA स्टूडेंट की आदत नहीं होती है डेट पे ध्यान देने की, क्योंकि हमारे जीवन में डेट हमें कभी मौके ही नहीं मिले, बट एनीवेज यू शुड हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द डेट्स हियर। नेक्स्ट, EU लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन पेंट इंडस्ट्री, और आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, ये पुराने पास्ट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में आपको अल्टीमेटली क्या करना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट तो वो दोनों ही होंगे, उसके बाद उनके डिस्क्लोजर्स है जिसमें आपको सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में डिस्क्लोजर में रेवेन्यू, रिजल्ट्स, असेट, लाइबिलिटी, नॉन कैश एक्सपेंस, ये सब डिस्क्लोज करना होता है। 4 मार्क का लीज कंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा है कि टेड ने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है लेसर के साथ, 2000 स्क्वायर मीटर ऑफ रिटेल स्पेस 5 साल के लिए लीज पे लिए, लेसी है। Rentals are payable monthly in advance. Lease commenced on 1st April 2019. In the year 2020 as a direct consequence of COVID-19 pandemic, तो ये बोल दिया डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। लेसर के साथ हमने निगोशिएट किया है which may result in following situation. आपको बोला एनालाइज द गिवन सिचुएशन विद 116 एंड कमेंट ऑन वेदर रेंट कंसेशन डेफरल इज एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। आप सबसे पहले लिखेंगे कि प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के अंतर्गत रेंट कंसेशन तब मिलेगा जब कोविड-19 के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस से हुआ है, कोई सब्सटैंशियल चेंज इन स्कोप नहीं हुआ है, लीज रेंटल रिड्यूस या सब्सटैंशियली सेम रहे हैं, और जून 2021 के बियॉन्ड लीज रिडक्शन नहीं। केस 1 में बोला है 30% का कंसेशन दे देंगे 12 मंथ्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 यानी कि 30 सितंबर 21 तक, विच इज गोइंग टू बी बियॉन्ड जून 21, हेंस दिस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट एंड मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग वुड अप्लाई। बस इतना लिख के छोड़ना है आपको इन द बुक्स ऑफ लेसी। टेड रेंट कंसेशन बाय द लेसर, लेसर ने दिया है, लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है अक्टूबर टू दिसंबर, और ये 3 महीने एंड ऑफ लीज टर्म में ऐड कर दिया। 1 अभी लीज रिडक्शन हुआ है बट बाद में वापस लिया जाएगा, तो ओवरऑल लीज रेंटल सेम है। सेकंड, रिडक्शन जून 21 से पहले का है, तो कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड, रेंट पीरियड बढ़ा है पर ये नहीं कहेंगे कि इससे सब्सटैंशियल चेंज इन स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसके लिए ये लीज कंसेशन के लिए एलिजिबल है, तो ये एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल है। कोविड-19 वाली कंडीशन तो मीट हो ही रही है।
और लेसर ऑफर्स रिड्यूस मंथली रेंट 50% फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च, तो जून से पहले का है। रेंट रिडक्शन भी हुआ है, बट कंडीशन में ये है कि स्पेस रिड्यूस कर दी तो स्कोप चेंज हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे स्कोप चेंज वाला लीज मॉडिफिकेशन लगेगा। तो फर्स्ट वाले केस में लीज मॉडिफिकेशन होगा और उसमें क्या करेंगे अपन, तो अकाउंटिंग पूछी नहीं है तो लिखना नहीं, पर अगर लिखना होती तो फिर करंट इंटरेस्ट रेट से फ्यूचर लीज रेंटल को डिस्काउंट करके जो डिफरेंस आता है आरओयू एसेट से एडजस्ट करते। पर यहाँ पे क्या करेंगे, आरओयू एसेट को आपने जितना स्पेस कम किया है उतने से कम करेंगे, लीज लाइबिलिटी रिकम्प्यूट करेंगे, दोनों के डिफरेंस को पीआरएल में डालें। पर वो पूछा नहीं, आई डोंट थिंक लिखने की जरूरत। दिस वॉज अनदर क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड एक्चुअली इन द यस्टरडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला 87,000 यूनिट्स पर एनम आपका प्रोडक्शन टारगेट है, नॉर्मल प्रोडक्शन है। 18 लाख आपके फिक्स्ड ओवरहेड है, नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 90,000 की है। ओ सॉरी, 87,000 मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है, नॉर्मल कैपेसिटी मेरी 90,000 की है। 18 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 90,000, तो मैं बोल सकता हूँ मेरी पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ गई। अब दिक्कत यह है कि इसमें क्वार्टर वाइज दिया हुआ है। अब आइडियली अगर 90,000 कैपेसिटी है तो 22,500 पर क्वार्टर आपका नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी होना चाहिए। पहले क्वार्टर में 20,000 हुआ तो 2500 के ऊपर आपका जो एवरेज रेट आता है 20 रुपए का, वो 5,000 रुपए की आपकी कॉस्ट पीओरएल में एक्स्ट्रा डेबिट हो जाएगी। बट नेक्स्ट क्वार्टर में आपने क्या किया, 24,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया। तो इसमें जब भी चेंज इन एस्टिमेट होता है, ये चेंज इन एस्टिमेट है क्योंकि भाई साल का 90,000 है, पहले क्वार्टर में थोड़ा कम, दूसरे में थोड़ा ज्यादा मैच हो गया, तो ईयर टू डेट बेसिस पे होता है। तो आप बोलोगे टोटल 2 क्वार्टर का मेरा कितना है 44,000, होना कितना था 45, तो 45 के हिसाब से मेरी टोटल कॉस्ट 9 लाख डेबिट हो जाना थी। पिछले क्वार्टर में जितनी डेबिट हुई है बची हुई इस क्वार्टर में कर दो, या पिछले क्वार्टर में जो एक्स्ट्रा डेबिट हो गई 20,000 2 लाख जो कैलकुलेशन होगा उसको रिवर्स करके बचा हुआ खर्चा बुक कर। फिर अगले क्वार्टर में वापस आप ईयर टू डेट बेसिस पे निकालो, तो यहाँ पे देखो अभी तक कितना होना था, कितना हो गया, डिफरेंस अभी बुक कर दो। और फिर लास्ट में आप ईयर टू डेट निकालोगे तो टोटल क्योंकि 87,000 हुआ है तो पूरा 18 लाख खर्चा बुक करना पड़ेगा, तो जो भी बचा हुआ है वो लास्ट क्वार्टर में आपका खर्चा बुक हो जाएगा। तो ये इंड AS 2 और 34 से रिलेटेड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो गया। चलिए, ये आपका 109 का क्वेश्चन है। प्रेफरेंस शेयर 18 लाख के लिए इशू किए गए, होल्डर के पास ऑप्शन है कि ऐसे फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में कभी भी अगले 4 सालों में कन्वर्ट कर सकता है। अगर होल्डर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है तो प्रेफरेंस शेयर 4 साल बाद रिडीम हो जाएंगे। तो ये रिडीमेबल और कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पे फिक्स कूपन है, तो मैंडेटरी डिविडेंड है 5.5% का, पेबल एवरी ईयर है, लेकिन बिना इसके 8% है। तो इसका मतलब कि इसमें कम रेट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कन्वर्जन ऑप्शन है। तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली क्या करते हैं अपन, एक्चुअल में देखेंगे क्या कैश आउटफ्लो है, उसमें जो आपका रिडम्पशन वैल्यू है उसको भी कंसिडर करना, क्योंकि कैश रिडम्पशन हो सकता है। डिस्काउंट कर देना मार्केट रेट 8% से विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। इसकी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, वो प्रेजेंट वैल्यू जो भी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी वो, और आपने जो पैसे रिसीव किए दोनों का डिफरेंस इक्विटी में डाल देना। 5 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट को इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछना था। इन्होंने क्या किया, इसमें बोल दिया एक प्रीपेमेंट ऑप्शन है, 30 सितंबर को प्रीपेमेंट हो गया। प्रीपेमेंट में क्या होता है, फिर उस दिन अपन देखते हैं क्या मार्केट रेट है, उससे क्या फेयर वैल्यू, क्योंकि ये जल्दी प्रीपे होएगा तो प्रॉब्लम एक क्या आएगी कि लाइबिलिटी और इक्विटी बुक्स में दोनों है। अब आपने जो पे किया वो कितना लाइबिलिटी से एडजस्ट होगा, कितना इक्विटी से, तो फिर आपको उस दिन बेसिक लॉजिक ये रहता है अपन जो पढ़ते हैं क्लास में कि भाई फाइनेंशियल लाइबिलिटी डीरिकॉग्नाइज हुई है तो आप क्या करो, उसकी फेयर वैल्यू पे उसको पहले मेजर कर लो, ऐसा आपको लग रहा है तो पहले आपको फेयर वैल्यू निकालना होगी कि बचा हुआ पेमेंट क्या है और अभी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो उससे फेयर वैल्यू क्या आएगी, वो जो गेन लॉस है वो किससे रिलेटेड माना जाएगा, लाइबिलिटी, वो जाएगा पीओरएल में। और उसके अलावा अगर आपने कोई एक्सेस पैसे दिए तो माना जाएगा कन्वर्जन ऑप्शन के कारण ज्यादा देना पड़ गया, तो वो इक्विटी से डेबिट होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, 5 मार्क के लिए इतना बनता नहीं है। एनीवेज, वैसे इंस्टीट्यूट महामहिम उनकी इच्छा। 1000 शेयर ऑप्शन है, 200 एम्प्लॉय को दिए, 10 रुपए पे दिए थे, 3 साल तक रुकना था, फेयर वैल्यू 18 रुपए से आपको 3 साल में खर्चा बुक कर देना होगा इन सारे ऑप्शन सारे एम्प्लॉय पे। 90% ही एक्सपेक्टेड है तो आप 90% पे ही खर्चा बुक करोगे और एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं। क्राइसिस हुआ, इस कारण से स्कीम कैंसिल हो गई इमीडिएट इफेक्ट से। कब, सेकेंड ईयर में। तो कैंसिलेशन जब होता है स्कीम का तो उसमें क्या किया जाता है, 2 चीजें होती है। सबसे पहले जो ओरिजिनल खर्चा आपका एक्सपेक्टेड था वो पूरा बुक होएगा, तो ये 90% एम्प्लॉय पे आपको पूरा खर्चा क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। हालांकि आप एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वहां पे कंसिडर कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि 190 एम्प्लॉय कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, तो आपको उस एम्प्लॉय पे 18 रुपए से पहले पूरा खर्चा बुक कर दो। सेकेंड, ये खर्चा बुक करने के बाद अब यहां पर हुआ यह है कि आपने स्कीम आज कैंसिल कर दी। तो कैंसिलेशन की अकाउंटिंग ये होती है
कि आप मानोगे कि स्कीम कैंसिल हो गई और आप पैसे दे रहे हो, तो इट इज लाइक अ बायबैक, कि तेरे पास जो मेरे शेयर का ऑप्शन था ना एम्प्लॉय, वो मुझे वापस दे दे और ये ले उसके पैसे ले। तो यहाँ बायबैक की अकाउंटिंग लगती है। तो बायबैक की अकाउंटिंग में क्या होगा, मैं जो पैसे दूंगा उसके अगेंस्ट में क्या बायबैक हो जाएगी, जो एसबीपी रिजर्व, जो मेरी लाइबिलिटी, इनफैक्ट लाइबिलिटी नहीं है, जो मैं बेसिकली ईसॉप का रिजर्व बनाया हूं, तो वो कैंसिल हो जाएगा और जो कैश पे किया वो बायबैक हो जाएगा। पर यहां बस एक चीज ध्यान रखने की है कि बायबैक सिर्फ कितनी वैल्यू का माना जाएगा, जो फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन उस ऑप्शन की थी। तो डेट ऑफ कैंसिलेशन पे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वॉज 15 रुपीज, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वॉज 12, तो हमें 12 से मतलब है। तो हमें 15 से मतलब नहीं, हमें किससे, 12 से मतलब है। तो फेयर वैल्यू कैंसिलेशन पे 12 थी, तो 12 के हिसाब से मुझे पैसा देना था, पर कंपनी ने 13.5 दिया है, तो 1.5 रुपये एक्स्ट्रा जितने एम्प्लॉय को आपने पैसा दिया है जितने ऑप्शन पे, वो पीओएल से डेबिट होगा और बचा हुआ बायबैक जैसे अकाउंट फॉर होगा। और आपका आखिरी सवाल जिसमें वंस अगेन इंस्टीट्यूट, ये भी कल का जो वीडियो था मेरा उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये सवाल पहले भी एग्जाम में पूछ चुका है, गलत आंसर दे चुका है, अपन ने उसका सजेस्टेड आंसर सही करवाया था, फिर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो आंसर सही आया और अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में कहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन पर है इंटैंजिबल एसेट, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया और उस एक्विजिशन में उसको बेसिकली जो असेट्स दी हुई है उसके अलावा 2 इंटैंजिबल एसेट मिली है। एक पेटेंट है, सक्सेसफुल है, उसकी वैल्यू 500 लाख एस्टिमेट की गई है, 10 साल उसकी लाइफ है, अवेटेड है, ट्रायल सक्सेसफुल हुए तो 750 लाख भी हो सकती है, हम ये नहीं लेंगे, 500 लाख लेंगे। सेकंड, एक और पेटेंट डेवलप करी है वैक्सीन के लिए, 600 लाख, वैक्सीन आना ही था क्वेश्चन में, मैं सोच ही रहा था क्यों नहीं आया, यहाँ आ गया, और लग रहा है इसकी मार्केट वैल्यू 1000 है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1000 इसकी वैल्यू। पूछा है सजेस्ट दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अवर ट्रांजैक्शन, तो सिंपल बोल देंगे भाई ट्रीटमेंट में ये 1000 और ये 500 अपन ऐड कर देंगे, तो जो हमारी नेट एसेट्स की वैल्यू है उसमें ये ऐड कर दिया जाएगा, और फिर बाकी पीसी आपका 1750 है, तो डिफरेंस आपका बार्गेन परचेज गेन हो जाएगा। हुप्स, ये होता है आपका सीए फाइनल एफआर का पूरा पेपर कंप्लीट। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के पेपर के लिए, आशा करते हैं कि आगे के पेपर भी आप बड़े मस्त तरीके से आसानी से कर पाएं और इतने लेंदी पेपर इंस्टीट्यूट ना पूछे, ताकि हम थोड़ी आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएं। आई होप वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ही होगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब ऑडिट के पेपर में मुलाकात होगी, कुछ रिविजन वीडियो में आपके पेपर से पहले आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।